सीधी करके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन से लंबी गहरी सांस लेंगे 3 बार पवित्र नाम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्प हम में यम का पात्र योग की पताका फहराएंगे। संकल्प शक्ति अजय है, जिसके मुझे भाव भावों के साथ दोनों हाथ को ऊपर उठा के रगड़ेंगे। जय श्री कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास अपनी। कल हमने पढ़ा पोषण के बारे में, किस तरीके से कितनी जरूरत होती है किस किस को, सभी के लिए, किसके लिए कितना आवश्यक क्या है, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्भवती स्त्रियों वगैरह सबके बारे में हमने पढ़ा कि पोषण किस तरीके से आवश्यक है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, जो कल का बचा हुआ था उसी को स्टार्ट करते हैं। आजकल बच्चों का झुकाव जंक फूड की ओर अधिक हो गया है, लेकिन आपके लिए अपने बच्चे को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। अब जंक फूड तो हर जगह है आजकल, आप देख ही रहे हो, टीवीज पे ऐड है, हर जगह ऐड है और दुकानें भरी पड़ी हैं जंक फूड से। तो जहां बच्चा निकलता है तो कलरफुल जो रैपर्स देखता है उनको देख के बोलता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। वो सब चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं, पर आपको अपने बच्चे को समझाना है कि जो पोषण से भरा हुआ खाना है वो खाना है। बेटा, ये जंक फूड खाने से कितना नुकसान होगा, और उसको पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के लिए प्रेरित करना ये हमारा काम है। उनको ये समझाना कि इसको खाने से तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें होंगी, ये उसको समझाना ये हमारा काम है ना। उसको जो ये रैपर्स वगैरह होते हैं ना, तरह तरह के कलरफुल रैपर्स होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या है, ये आई कैचिंग टेक्निक्स होती हैं कि ऐसे कलर्स, लो वाइब्रेंट कलर्स और इस तरीके के जो बच्चे के आईज को एकदम अट्रैक्ट करे, और बच्चा उसको देख के, चाहे उसके अंदर कुछ भी नहीं, चाहे बच्चे को भी खाने में नहीं अच्छा लगा, पर वो देख के भी उनको लेने की कोशिश करता है कि ये वाला भी लेना है मुझे, ये वाला भी लेना है मुझे, ये वाला। और माँ बाप बस बच्चों से प्यार करते हैं, पर देखते नहीं है कि हम जो प्यार कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हम उनको सचमुच में सही लेवल का प्यार कर नहीं, अंधे होकर के हम प्यार कर रहे हैं कि हम उनको दिला रहे हैं कि भाई बच्चे की इच्छा इसलिए दिला देते हैं, अच्छी चीज है। नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। आप सोचो ना कि आप एक अपना खाना बनाते हैं अपने घर में, तो वो कितने घंटे के लिए ताजी होता है और खाने लायक होता है, और एक रैपर के अंदर कोई भी चीज फूड पैक करके दे रहे हो, तो आप वो कैसे इतने टाइम तक सेफ और सिक्योर है, वो पैक होते तो आपके पास नहीं आ गया है आपके पास, आपके बच्चे के पास खाने के लिए, तो वो कितना बेकार है हेल्थ के लिए। उसमें कितने प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करी गई हैं उसको बनाने के लिए, और बना करके उसको प्रिजर्व रखने के लिए कि वो खराब ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो। वो लोग क्या ध्यान रखते हैं कि उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उस शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए वो क्या क्या केमिकल्स मिला रहे हैं उसमें, इसलिए वो चीजें और भी बेकार हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें अपने बच्चे को समझाना है, प्रेरित करना है कि ये किस तरीके का भोजन है और आपको किस तरीके का भोजन करना है। ठीक है, अधिकांश बच्चों में खाने की खराब आदतें होती हैं। ये आदतें विभिन्न दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, जिससे कि मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, टाइप 2 और ऑस्टियोपोरोसिस
हो जाता है। अधिकतर बच्चों में क्या है, खाने की गलत आदतें पड़ ही जाती हैं। हम लोग है ना प्यार प्यार में, बच्चा नहीं खा रहा है गुस्सा नहीं करें, उसे जो खा रहा है हम उसको खाने के लिए दे दें। ये सारी चीजें क्या है, ये बच्चे को ही एक गलत आदत में ढाल रही है। थोड़ा सा कड़े रह करके बच्चे के साथ में, थोड़ा सा हार्ड बन के कि भाई नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, यही खाना है तुमको और ये चीज नहीं मिलेगी, तो उससे एक आदत उसकी अच्छी डेवलप हो जाएगी, तो वो उसके जीवन पर्यंत काम आएगी, बीमार नहीं होगा बच्चा। लेकिन अगर आप है ना उनको गलत और खराब आदतें दे रहे हो गिफ्ट के अंदर, तो फिर बस आप, बच्चा क्या कर सकता है, गलती तो माँ बाप की है, गलती तो उनके उसके बड़े की है कि वो दे रहा है उनको। उससे फिर क्या होगा, उसके लिए मोटापा होगा, हृदयघात होगा, मधुमेह होगा, टाइप 2 टाइप का मधुमेह होने लग गया है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस, छोटे छोटे बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, क्योंकि उन्हें पोषण तो मिल ही नहीं रहा है ना। किस चीज से उनकी हड्डियां बढ़ेंगी, किस चीज से मजबूत होंगी और उनका शरीर ताकतवर बनेगा, जब वो खा ही नहीं रहे ऐसा कुछ भी। इसलिए उनको जरूरी है कि स्वस्थ भोजन की आदत डाली जाए। एक अभिभावक के तौर पर प्रतिदिन एक तरह के आहार की नीरसता से बचने के लिए अपनी आहार संहिता में लगातार बदलाव करते रहे। हमें है ना एक पेरेंट होने के नाते हमारा ये धर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चे के लिए एक मेन्यू बनाएं, क्योंकि एक ही तरह का भोजन करते करते तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना, तो बच्चा कैसे नहीं होगा। तो एक मेन्यू बना दो, तो घर के हमारे भारतीय जो हमारा भोजन है ना, इतना स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर है और इतनी लॉट्स ऑफ वैरायटी उसके अंदर है कि इतने खाने की वैरायटी तो दुनिया में किसी भी देश के अंदर नहीं है जितनी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो हमें क्या करना है, उन वैरायटीज में से पोषण से भरपूर, बच्चों के लिए सुपाच्य और उनकी बढ़वार और उनकी इम्यूनिटी और उनकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, ऐसा एक मेन्यू सेट करें कि इस दिन से लेके इस दिन तक, मंडे टू सैटरडे, संडे हम ये बना रहे हैं, संडे से लेके मंडे तक आपने एक मेन्यू सेट कर दिया, इस दिन ये है। और बच्चे कभी कभी आप महीने में एक बार ऐसी चीज भी खा सकते हो, ठीक है, ताकि बच्चों को ये भी ना रहे कि माँ बाप बहुत ज्यादा कड़े हमारे साथ कड़ाई रख रहे हैं और हमें कुछ ऐसी चीज खाने ही नहीं देते हैं। और दूसरी बात कि उनको पौष्टिक भोजन भी मिले और स्वादिष्ट भोजन भी मिले। स्वाद का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। स्वाद आपके, जब माँ प्यार से खाना बनाती है, भोजन बनाती है, अपने बच्चे के लिए कुछ भी बनाती है ना, वो अपने आप ही टेस्टी हो जाता है, क्योंकि अंदर अच्छी भावनाएं होती हैं। हम अच्छी भावना से, एक प्यार और मातृत्व के भाव से अपनों के लिए भोजन बनाते हैं। वही आपकी कोई काम वाली या कोई कंपनी में काम करने वाला बंदा जो उन पैकेट्स वाले फूड को बना रहा है, वो क्यों रखेगा? उसे क्या मतलब है? उसका मतलब ये है खाना बने या खाना बिके तो मेरे को पैसा मिले। उसकी जब भी तो हमारी जो आजकल की मानसिकता है वो क्या हो गई है, पैसे के ऊपर आकर अटक गई है। अटक इसीलिए गई है क्योंकि जिस तरीके का हम भोजन कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह का हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसी तरीके की मानसिकता होती जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एज ए पेरेंट हमारी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अच्छा खाना सिखाएं। किशोरावस्था में गलत आहार की आदतों के साथ साथ धूम्रपान, चबाने वाले तंबाकू या अल्कोहल जैसी बुरी आदतों के लिए सबसे कमजोर समय होता है। क्योंकि जब एडोलसेंट एज होती है ना, तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है हर चीज को जानने की। तो आपको एक अभिभावक के तौर पे ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ बैठे, एक ऐसा हेल्दी माहौल रखें जिसमें बच्चा आपसे सब कुछ डिस्कस कर सके, पूछ सके। क्योंकि वो जानना तो सब कुछ चाहता है, पर माता पिता के डर से ना वो उनसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता है जो सचमुच में उससे उन्हीं से जानने चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि जो बात आप अपने बच्चे को बता सकते हैं सही तरीके से, वो बात कोई भी और दुनिया के अंदर नहीं बता सकता है उतने सही तरीके से। और जो अवेलेबिलिटी है आजकल इंटरनेट के ऊपर, उसमें भरमार है अच्छी और बुरी सब तरीके। तो आप बैठ के उनको हर एक चीज बताएं कि अल्कोहल वगैरह है, ड्रग्स है, तंबाकू है या स्मोकिंग है, ये कितनी हिजार्डियस है, कितनी खतरनाक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये जो एडोलसेंट वाली एज होती है ना, किशोरावस्था जो होती है, वो बहुत ही घातक होती है। उसमें इतने हमारे जो इमोशंस है उनका उतार चढ़ाव, पीयर प्रेशर उनके ऊपर, ये सारी चीजें होती हैं जो उनको उस तरफ धकेलती हैं। पर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट घर ही के अंदर क्रिएट रखना है कि एक तो वो दुखी, परेशान, इमोशन लेस ना हो और लॉट्स ऑफ इमोशंस उसके अंदर मन के अंदर बंधे हुए ना हो। मतलब वो हर बात कह पाए अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, तो वो इन सब तरीके के नशों की तरफ कभी जाएगा ही नहीं।
क्योंकि वो सारी चीजें शेयर कर लेगा तो उन चीजों को भुलाने के लिए या किसी भी उसके लिए उसको उनकी जरूरत नहीं रहेगी। और दिखावे के लिए तो आप समझाएंगे कि है ना, दिखावे के लिए तो ये सारी चीजें बहुत खतरनाक है, ये चीजें कभी यूज ही नहीं करनी चाहिए। जब हम बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा समझेगा, और आपकी बात को जब हम एक अच्छे हेल्दी और एनवायरनमेंट में रख करके समझाया जाएगा तो बच्चे इन सब बातों को समझ लेते हैं। पौष्टिक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार के अलावा स्वस्थ जीवन शैली पद्धति और क्रीड़ा खेल जैसी बाहरी गतिविधियों में भागीदारी के लिए बच्चों और किशोरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटीज है बाहर की बच्चों के, क्योंकि आजकल क्या हो गया, बच्चा हो गया घर का किताब का कीड़ा, और उससे किताब के कीड़े से निकलता है वो तो फिर मोबाइल का कीड़ा या लैपटॉप का कीड़ा, स्क्रीन टाइमिंग में लगा रहता है। उनको प्रोत्साहित करो कि बाहर जाके खेलो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी टीम बना करके खेलो। तो टीम बना के खेलने से उनके अंदर है ना एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं, कैसे खेलते हैं, हार जीत की भावना, ये सब चीजें है ना कि वो समझ पाते हैं, अपने भावों को भी समझ पाते हैं, और वो ये भी समझ पाते हैं कि कभी हार होती है, कभी जीत होती है। वो केवल एक ही चीज के अंदर रहते हैं, तो ये सोचते हैं जीतना जीतना जीतना। हमें समझाते हैं अच्छे नंबर लेके आओ, बहुत बढ़िया पढ़ो, बहुत बढ़िया। नहीं, बच्चों को समझाइए कि अपना फुल ऑन दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, अच्छा कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल तो वही आएगा कि जो आपने मेहनत करी है। तो उनके पे प्रेशर क्रिएट करने की बजाय उनको ये समझाया जाए कि आप मेहनत बढ़िया करो, बाकी तो सब कुछ है ना, आपने जो किया है उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपके लिए। तो बच्चों को बाहरी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करो कि बाहर जा रहो, खेलो, ताकि लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन जाए, फिजिकल एक्टिविटी हो तो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहे, और वो अच्छे से खाएं पिए, उन्हें बढ़िया भूख लगे और बढ़िया उनके पाचन तंत्र काम करे, तो वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अधिकतर और बीमारियां आएंगी भी ना तो ऐसे ही चली जाएंगी। नियमित शारीरिक व्यायाम मजबूती और आंतरिक बल बढ़ाता है। ये बाहर का खेलना, बाहर जो खेल कूद होते हैं बच्चों के, वो मजबूती और आंतरिक बल बढ़ाता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे इंक्रीज होता है। ये अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। मैंने बता ही दिया, अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए किस किस तरीके से आवश्यक है। ये वयस्क पुरुष और महिला के लिए आहार क्या होना चाहिए, आइए पढ़ते हैं। वयस्क पुरुष और महिलाओं के लिए आहार का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर वयस्क समय की कमी के कारण शिकायत करते हैं और गतिहीन जीवन शैली के कारण स्वस्थ आहार संहिता का पालन करना और भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कैसे अच्छा भोजन अपने लिए बनाएं, कैसे पौष्टिक भोजन के बारे में सोचें, जो मिल जाता है जैसा मिल जाता है हम खा लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते। नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अ थिंग अपने आप के लिए। हमने पढ़ा ना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी खुद की। वो जिम्मेदारी हम खुद उठाएंगे, स्वयं उठाएंगे कि हम अपने आप को ठीक कैसे रख सकते हैं। कोई भी बीमारी होना या कुछ भी होना वो हमारे हाथ के, हमारे ऊपर है। बहुत सारे आजकल एनवायरमेंटल कारण होते हैं कि हमारे अपने जीवन शैली के कारण नहीं, और एनवायरमेंटल कारणों से भी हम बीमार हो जाते हैं। पर अगर आप ये देखें कि हाँ, आपने अपनी दिनचर्या, जीवनचर्या, ऋतुचर्या का पालन कर रहे हैं, आप पौष्टिक आहार ले रहे हैं, पोषण आपको भरपूर मिल रहा है, तो अगर कोई बीमारी आपके पास आती भी है तो बहुत जल्दी से वो खत्म हो जाती है, वो आपको तकलीफ नहीं देती है। इसलिए हमें आहार संहिता का पालन करना चाहिए, और वयस्कों को सचमुच में अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वयस्क के होने के बाद में आता है बुढ़ापा, जो कि होता है दुखदाई, और उसमें होती है फिर बहुत सारी बीमारियां। अगर आप अभी ध्यान रखेंगे और अच्छे से पोषित भोजन खाएंगे तो जो आपको बुढ़ापा है वो सुखद निकलेगा। बूढ़ा तो सभी को होना है, पर बिना बीमारी के बूढ़ा होना, एक स्वस्थ जीवन जी करके यहाँ से चले जाना, वो सबसे अच्छी बात है। वयस्कों का नमक का उपयोग कम करना चाहिए। नमक के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी नमक से ज्यादा लेंगे तो। संरक्षित डिब्बाबंद पदार्थ जैसे कि अचार, पापड़, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सोडियम होता है, और जाने कौन कौन से केमिकल्स मिलाते हैं वो उसके अंदर, बड़े ताकि वो चीजें खराब ना हो, सड़े नहीं। वयस्क महिलाओं को कैल्शियम, दूध और दूध उत्पादों से भरपूर आहार के साथ साथ आयरन भी चाहिए उनको, तो हरी पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली वगैरह, पालक वालक उनको खाना चाहिए, जिससे है ना उनके अंदर खून की कमी नहीं हो। संतृप्त वसा और ट्रांस वसा जैसे कि घी, मक्खन, पनीर, वनस्पति घी आदि का भी उपयोग करना चाहिए। आहार में रेशेदार पदार्थों जैसे कि साबुत अनाज, सब्जियां, फलों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें, क्योंकि ये क्या है, हमारे प्रोटेक्टिव फूड होता है। ये हमें बीमारियों से बचाने के लिए यूज किए जाने वाला खाना, तो साबुत अनाज वगैरह, सब्जियां और फल जरूर ही ऐड करने चाहिए। रेशे होते हैं उसमें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है और आपको स्वस्थ रखता है वो। WHO के अनुसार वयस्कों के लिए स्वस्थ आहार में निम्नलिखित शामिल
शामिल है। क्या क्या चीजें शामिल है आप देखो। इनके आहार में फल, सब्जियां, फलियों में क्या है ना, जब दाल आती है फलियों वाली, मेवा और साबुत अनाज, मेवे जो सूखे मेवे होते हैं, साबुत अनाज जैसे कि मक्का, बाजरा, जई, गेहूं, ये सारी चीजें हैं, और ब्राउन राइस वगैरह, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए उनके खाने में। प्रतिदिन फल और सब्जियों को कम से कम 400 ग्राम तो होना ही चाहिए आपके खाने के अंदर। आलू, शकरकंद, कसावा और अन्य जड़ युक्त पदार्थ को फल या सब्जी के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। इनको वर्गीकृत नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई अलग चीजें, और फल हो गए, फल और सब्जियां हो गई बिल्कुल अलग। मतलब आपका जो सैलेड है वो इनमें से किसी चीज में से, आलू, कसावा और ये शकरकंद वगैरह में नहीं ऐड होना चाहिए। सब फल खा रहे हैं तो फल को फल वाली कैटेगरी के अंदर ही रखिए, और सब्जियां खा रहे हैं तो जैसे सलाद के रूप में, वो सलाद अलग और बनी हुई सब्जियां अलग, कच्ची और पक्की सब्जियां दोनों चीजें अलग अलग है ना, उनका अलग अलग उपयोग है। अब फल का क्या है कि आप कम से कम है ना, हम क्या बोलते हैं डाइटिशियंस वगैरह, हम लोग डाइट के अंदर जब किसी का डाइट वगैरह बनाते हैं तो जो बॉडी वेट है इंटू 10, जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो 50 इंटू 10 कर दीजिए, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 ग्राम। तो उसके लिए जो फल की मात्रा है डेली नीड की, कि 500 ग्राम फल आप लोगे तो रेशे आपके अंदर, बॉडी के अंदर पूरा रेशा पहुंच जाएगा। और जो हम सलाद का रेशियो रखते हैं वो अधिकतर ये रखते हैं कि जो फ्रूट का रेशियो है उसका जस्ट आधा, तो जैसे 500 ग्राम सलाद है तो 250 ग्राम सलाद के करीब आपको यूज करना ही करना है। तो आपको वैसी जो रेशे की है, कॉन्स्टिपेशन की है, और प्रोटेक्टिव फूड जितना चाहिए, मतलब रक्षात्मक फूड जो चाहिए वो आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, तो बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करेगा। असंतृप्त वसा जैसे कि मछली, एवोकाडो, नाशपाती, मेवा, सूरजमुखी, राई और जैतून के तेल में पाई जाती है। असंतृप्त वसा जो होती है वो इन सब चीजों में पाई जाती है, जिनका भी मैंने नाम दिया, मछली वगैरह, ये सारी चीजें। तो आप इनको देख लीजिए। संतृप्त वसा जैसे कि वसा युक्त मांस, मक्खन, ताड़, नारियल तेल, क्रीम, पनीर, घी, ये सारी चीजें हैं। औद्योगिक ट्रांस वसा, ये हमें नहीं खाना चाहिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड, स्नैक फूड, फ्राइड फूड, फ्रोजन पिज्जा, समोसा व कचौड़ी, कुकीज वगैरह, ये सारी चीजें क्या, नकली और कृत्रिम मक्खन जो होते हैं, ये सब क्या है, बेकार है, स्वास्थ्य आहार का हिस्सा नहीं है। ये खाने नहीं चाहिए, ये हमारे को बीमारी लाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक और आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। नमक हमेशा आयोडीन युक्त ही खाना चाहिए। ये तो जो बीच में ये बीमारियां बहुत ज्यादा आयोडीन वाली चल गई थी, आपने देखा होगा, थायराइड और घेंगा वगैरह जो गले में हो जाता, गलगंड नामक योग सॉरी, ये सब उसी के कारण होता है। तो वो आयोडीन वाला नमक हमेशा खाएं। ऐसे सबसे अच्छा नमक रहता है सेंधा नमक, उसे खाएंगे तो हाई बीपी वगैरह ऐसी भी कोई इश्यू नहीं क्रिएट होता है। बुजुर्ग लोगों के लिए क्या आहार संहिता बताई गई है, आइए देखते हैं। 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को बुजुर्ग माना जाता है। 60 साल से अधिक के व्यक्ति को बुजुर्ग माना जाता है। और बुजुर्ग लोगों के आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए ताकि वे तंदुरुस्त और सक्रिय रहें। वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता अधिक होती है। उनको ज्यादा विटामिन चाहिए और खनिज की भी आवश्यकता ज्यादा होती है ताकि वो सक्रिय रह सके। ऐसे नहीं उनके हाथ पैर जोड़, आपने देखो जाम हो जाते हैं, अकड़ने लग जाते हैं, जैसे उनको हाथ मोड़ने में तकलीफ है, घुटना मोड़ने में तकलीफ है, झुकने में, वापस सीधे खड़े होने में, सो रहे हैं तो उठने में तकलीफ। तो उन लोगों को क्या है, इस तरीके से चीजें चाहिए होती हैं जो उनके लिए खनिज, लवण और विटामिन की पूर्ति उनकी बॉडी के अंदर करते रहें। उम्र बढ़ने से शारीरिक संरचना भी बदल जाती है और ये बदलाव बुजुर्गों को पोषण संबंधी जरूरत को प्रभावित करता है। तो टाइम के साथ क्या होता है, शारीरिक संरचना भी चेंज हो जाती है और उसके साथ में इनके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी जो खाने पीने की जरूरतें हैं वो बहुत ही प्रभावित होती हैं और उनको पोषण युक्त भोजन चाहिए ही होता है। बुजुर्ग और वृद्ध लोगों को कम मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता है। कैलोरीज तो उन्हें कम चाहिए क्योंकि वो कोई मेहनत का काम तो करते नहीं है, पर उनके शरीर को कमजोर जो हो गया है शरीर और मांसपेशियां उनकी, तो उसके लिए, उसकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए उनको अच्छा भोजन चाहिए होता है, पोषित, जिसमें खनिज लवण ज्यादा हो, विटामिन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि उनका बॉडी अच्छे से चल पड़े। उम्र संबंधित विघटनकारी रोग हो जाते हैं और उनको रोकने के लिए स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए बुजुर्गों को अधिक से अधिक मात्रा में कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है।
ये सारी चीजें उनको चाहिए। क्या क्या? कैल्शियम वगैरह, आयरन, जिंक, और अगर उनको नहीं मिलता है खाने से तो फिर वो उनको हमें सप्लीमेंट में देना पड़ता है। नहीं देते हैं तो फिर उनको बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे अर्थराइटिस वगैरह है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जोड़ों के संबंधित गाउट वगैरह, इस सब तरह की परेशानियां उनको बहुत बढ़ जाती है। उन्हें उठने बैठने में तकलीफ बहुत होती है, नीज में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो उन्हें इस तरीके की भोजन देना चाहिए। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होते ही अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है कि जीवन प्रत्याशा बढ़ा के लिए बेहद आवश्यक है, ये जीवन प्रत्याशा बढ़ाता है। बुजुर्गों के लिए व्यायाम करना परम आवश्यक है। व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम उनके शरीर की शारीरिक क्षमता के अनुसार उनको करना ही चाहिए, क्योंकि यह शरीर के वजन और जोड़ों के लचीलेपन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर हिलोगे डुलोगे नहीं तो ये जोड़ हैं वो और जाम हो जाते हैं। और थोड़ा सा हिलते रहेंगे, घूमने जाएंगे, थोड़ा योगा करेंगे, थोड़ी छोटे छोटे से एक्सरसाइजें करेंगे तो उनका शरीर चलता रहेगा और वो लचीले बने रहेंगे, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि शरीर के वजन, नियमित व्यायाम सत्र से विघटनकारी रोगों के जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। नियमित व्यायाम से कम हो जाता है उसका जोखिम। ठीक है। आमतौर पर बुजुर्ग भूख कम लगने या कभी कभी चबाने में कठिनाई की शिकायत करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको भूख कम लग रही है या चबा नहीं पाते, सबकी दांत ठीक नहीं रह पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी समय के साथ सबके ही ये प्रॉब्लम दांतों वाली तो होती है, तो चबाने में तकलीफ होती ही है उनको। तो बुजुर्गों को आहार, फल और सब्जियों को नरम आहार देना चाहिए, सब्जियों सहित नरम आहार, सॉफ्ट देना चाहिए उनको। बुजुर्गों को आप है ना फ्रूट्स को क्रश करके स्मूदी टाइप बना के या उनको जूस बना के इस तरह से दे सकते हैं। और नरम भोजन उनको देना चाहिए जो वो इजीली खा सके, चबा सके। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम युक्त पदार्थ जैसे दुग्ध उत्पाद है और टोन दूध वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल कर देनी चाहिए, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग से रोका जा सके। कि वो बुजुर्ग क्या होते हैं, आपने देखा होगा ना, थोड़ी भी चोट कहीं लगी, टकरा गए किसी चीज से तो भी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हड्डियां इतनी वो हो जाती है, खोखली हो जाती है, बेकार होने लग जाती है कि थोड़ी सी चोट से टूट जाती है। तो उनको इस तरीके का कैल्शियम युक्त और हरी पत्तेदार सब्जियां वगैरह हम देंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्याप्त मात्रा में दालें, टोंड दूध, अंडा सफेद नहीं चाहिए उनको, ये सब सफेद होती है वो इस स्तर में कमी कर देनी चाहिए। और चीनी उनको कम देनी चाहिए। सफेद अंडे का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। तो ये सारी चीजें दें। बुजुर्गों को संतृप्त वसा, मिठाई, तेली आहार, नमक और चीनी की में कटौती कर देनी चाहिए। ये चारों पांचों चीजें उन्हें नहीं देनी चाहिए। ये तो वैसे सभी के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, पर है ना जो बड़े बूढ़े हैं उनको बहुत ही परहेज का ही खाना खाना चाहिए, तो उससे बीमारियों में बचाव सबसे ज्यादा होता है। घी, तेल, मक्खन के उपभोग से पूरी तरह बचना चाहिए वो सब उनको, क्योंकि पचता नहीं है, पाचन में परेशानी होती है। इसके अलावा मसालेदार खाने से ही बचना चाहिए, उससे भी उनको कई तरह की बीमारियां और परेशानियां आ घेरती हैं और उन्हें पचाने में सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। आमतौर पर बुजुर्गों के भोजन को अच्छी तरह से पकाया जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, कड़ा भोजन नहीं होना चाहिए उनका। और भोजन को नरम और कम नमक और मसाला रहित बनाकर उनको देना चाहिए। निर्जलीकरण और कब्ज से बचने के लिए निरंतर अंतराल पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन और निरंतर अंतराल पे पानी पीना सुनिश्चित करें, कि उनको खाना भी वो एक साथ ज्यादा खा के नहीं पचा सकते, इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर उनको खाना दें। और पानी का भी ध्यान रखें कि वो लगातार पानी पीते रहें, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर और अधिकतर फिर परेशानियां ऑकर होती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या और भी रिलेटेड बहुत सारी हैं कि बीमारियां हो जाती तरह तरह की। चिरकालिक रोग और वृद्धावस्था या रोग के कारण बिस्तर पर पड़े रोगियों के मामले में चिकित्सकीय आधार पर व्यक्तिगत आहार के लिए चिकित्सक से परामर्श करें। अगर कोई बीमार है, किसी बीमारी है किसी तरीके की, तो स्पेशल उनके डाइट्स भी बताते हैं डॉक्टर्स के, पेशेंट को ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए और किस किस चीज का परहेज रखना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर से मिलकर ही आप कंसल्ट करके ही उनको इस तरह का भोजन दें। अब इसमें क्या चीजें हमें याद करने योग्य हैं जो अब तक हमने से पोषण के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के भरपूर आहार खाएं, सभी लोग, बच्चे से लेके बूढ़े तक। शारीरिक गतिविधि के अनुरूप भोजन करें, आपकी जैसी गतिविधि है उसी के अनुसार खाना खाएं। ये नहीं कि आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं बहुत हल्का वाला, तो फिर वो आपको नहीं चलेगा। ठीक है। निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा हमेशा ही। नियमित व्यायाम करें या टहलने जाएं।
ये सभी के लिए एसेंशियल है। धूम्रपान, तंबाकू और ये सभी जितने भी तरीके के नशे हैं उनसे बचें, क्योंकि ये दुखदायी होते हैं, बीमारी तो फैलाते हैं, कैंसर क्रिएट करते हैं, घर की भी स्थिति को खराब करते हैं और घर में कलह पैदा करते हैं, तो टेंशन, स्ट्रेस वगैरह क्रिएट होता है। नियमित जांच के लिए जाएं और रक्त शर्करा, लिपिड और उच्च रक्तचाप की नियमित जांच कराएं। तो ये जो छोटे छोटे टेस्ट है ना, इनको तो 3 महीने में 6 महीने में कराते रहना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी बॉडी की क्या हालत है, कि हम अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं। स्वयं दवा लेने से बचें, अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं खाएं कि भाई ये बीमारी हो गई तो आप ये दवाई खा लें, वो नुकसानदायक होती है। तनाव प्रबंधन तकनीकी अपनाएं, योग और ध्यान, इनसे तनाव सबसे ज्यादा कम होता है। ये समझने की बात है कि आप दिनचर्या अगर फॉलो करेंगे तो फिर उसमें आप योग भी करेंगे, उसमें आप व्यायाम भी करेंगे, उसमें आप ध्यान भी करेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, तो उससे तनाव को रोका जा सकता है, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का महत्व। आहार में फल और सब्जियां, इनका बहुत महत्व है। विभिन्न प्रकार के वसा और तेल, नमक का उपभोग कितना क्या होना चाहिए, साबुत अनाज का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, पानी और पेय पदार्थ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम है हमारी बॉडी में और हमें कितना कैसे पीना चाहिए, प्रसंस्कृत खाद्य और खाने के लिए तैयार आहार जो मिलते हैं उनकी क्या रोल्स है, वो किस तरीके के हमारी बॉडी को क्या देते हैं और क्या नहीं देते हैं, ये भी सारी चीजें हैं। त्वरित खाद्य पदार्थ जैसे फास्ट फूड वगैरह, स्ट्रीट फूड, सड़क पर बनाया हुआ, ये अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ, इससे बचाव करना चाहिए अपनी बॉडी का। आहार में फल और सब्जियां, ठीक है, पढ़ते हैं। फल और सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, कैरोटीनाइड और फाइटोकेमिकल्स होते हैं, और पोषक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में होता है। पोषक तत्व मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट, रेशे वगैरह, फाइबर्स, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते हैं, और फाइबर्स रहता है तो वो हमारी आंतों की सफाई करता है और क्लींजिंग अच्छी होती है उससे। तो ये फल और सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन वगैरह, फॉलिक एसिड्स वगैरह, और बाकी के पोषक तत्व जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये इसीलिए हमारी शरीर के लिए जरूरी है, इसलिए इसे भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। कुछ फल सब्जियां बहुत कम कैलोरी प्रदान करते हैं, कैलोरीज भी उनसे बहुत कम मिलती है, जबकि कुछ ज्यादा कैलोरी प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें शक्कर ज्यादा होती है, शर्करा जो शुगर, ग्लूकोज की मात्रा होती है, शुगर जो वो बहुत ज्यादा होती है। वो शुगर भी कैसी होती है, वो फ्रक्टोज होता है, वो ग्लूकोज नहीं होता है। तो फ्रक्टोज क्या होता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। तो वो चीनी वगैरह, जो चीनी है आपकी, और मिठाइयों में जो भी मीठा डाला जाता है अपने मीठा करने के लिए, उससे बढ़िया है, पर वो फिर भी वो आपको धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करता है और वो शरीर में सुपाच्य होता है, आराम से पच जाता है हमारी बॉडी में, भरपूर मात्रा में होती है। इसलिए आहार में कैलोरी बढ़ाने वाले या कम करने वाले फलों और सब्जियों का उपयोग किया जा सकता है। हमें अपने बॉडी के हिसाब से चूज करना चाहिए उसको। एक व्यक्ति को प्रतिदिन फलों और सब्जियों का कम से कम 400 ग्राम तो खाना ही चाहिए, मतलब शरीर के वजन का 5वां भाग तो हमें खाना ही चाहिए, आहार में शामिल करना चाहिए। फल और सब्जियों के उपयोग में निम्नलिखित माध्यम से सुधारा जा सकता है। फल और सब्जियों का उपयोग देखो कैसे सुधारा जा सकता है। आहार में हमेशा फल और सब्जियां शामिल करें। ताजा स्थानीय तौर पर उपलब्ध मौसमी फल और सब्जियां खाएं हमेशा। हाँ, आहार योजना में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों को, इंद्रधनुष के समान खाद्य पदार्थों को ऐसे अरेंज कर लें कि ऐसे ऐसे हम इस कलर के खाएंगे, और वो फिर आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, आप फिर उनको खाना भी चाहेंगे। क्योंकि अलग अलग रंग के फल और सब्जियों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं, सबके अलग अलग है, सबका अलग अलग रोल है, सॉरी। और स्नैक्स के रूप में ताजे फल और सब्जियां खाएं, ठीक है। स्प्राउट्स भी खा सकते हैं आप, वो भी बहुत ज्यादा ताकत देता है। अंकुरित अनाज बहुत ज्यादा फायदे की चीज है, उसे भी आप स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं। उसे स्टीम करके या सेमी कुक करके आप यूज करें। विभिन्न प्रकार के तेल और वसा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तेल और वसा। तो वसा के आहारीय स्रोत को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया। देखो क्या क्या होते हैं। पशुजन्य वसा, जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है। जानवरों से प्राप्त वसा के मुख्य स्रोत क्या है, घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, ये सब शामिल है। इनमें कोलेस्ट्रॉल और अधिक मात्रा में संतृप्त वसा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है।
और ट्रांस वसा भी होता है उसके अंदर, ठीक है। और वनस्पति वसा क्या होता है, जो हमें जो ये हमारे फल वनस्पति है, हमारा सब्जियां वगैरह हैं, इनमें से हमको वो मिलता है, तेल और घी जैसे स्रोत मिलते हैं। तो वो क्या है, मूंगफली, सरसों, तिल, नारियल, राई, जैतून और सोयाबीन आदि अच्छे स्रोत है उसके। तो खाने योग्य पदार्थों में वसा और संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम होती है, लेकिन वे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अच्छे स्रोत होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वसा क्या होता है? प्रत्यक्ष वसा वह होती है जो प्राकृतिक स्रोतों से अलग अलग होती है, जैसे कि दूध से घी, तेल वाले बीज और मेवा से खाना पकाना। इनके सेवन पर निगरानी करना आसान है कि ये कितना हम खा रहे हैं, उनको आराम से हम देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष वसा वह होती है जो कि अनाज, दालें, मेवा, दूध, अंडे जैसे खाद्य पदार्थों से हर पहलू में उपस्थित है और उसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हमें नहीं पता हर चीज के अंदर किसके अंदर कितना ऑयल होता है, किसके अंदर कितना वसा होता है, कितना फैटी एसिड उसके अंदर है। यह सिफारिश की जाती है कि आहार में कुल कैलोरी की 15 से 30% वसा प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष दोनों मिला के होना चाहिए रूप में प्रदान किया जाए। वयस्कों की तुलना में शिशुओं और बच्चों को अधिक ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा शामिल करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा चाहिए होता है वसा, क्योंकि उनको ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। वो खेलते कूदते भागते दौड़ते रहते हैं, बैठे नहीं रहते हैं। पर आजकल बच्चे बैठे रहने लगे हैं ना, उनको प्रोत्साहित कीजिए कि बैठे मत रहो, भागो दौड़ो, खेलो, मस्ती करो, उससे उनकी बॉडी अच्छी होगी। जितना पसीना आएगा उतने टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। आहार में अत्यधिक वसा मोटापा, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर आदि के जोखिम बढ़ जाता है। जब ज्यादा हम तेल, चिकनाई, घी, मक्खन ये सब खाते हैं, ज्यादा हम नॉन वेजिटेरियन फूड्स वगैरह खाते हैं, तो क्या होता है फिर ये सारे स्ट्रोक, मोटापा, हृदय रोग, कैंसर, इन सब की संभावना बहुत बढ़ जाती है। कुल ऊर्जा सेवन का 10% संतृप्त वसा कम करने के लिए करके और कुल ऊर्जा सेवन का 1% ट्रांस वसा कम करके तथा अनसंतृप्त वसा का दोनों को बदल बदल कर इन रोगों के विकसित होने के जोखिम को कम करा जा सकता है। कि इन दोनों के जोखिम को, इन दोनों को जब हम बैलेंस करते रहेंगे बदल बदल के, तो फिर इसका जोखिम हम कम कर सकते हैं इन सब बीमारियों का। अब आते हैं वनस्पति घी। वनस्पति घी कैसा है? हाइड्रोजनेटेड जो ऑयल होता है, जो आप कहते हैं ना डालडा घी वगैरह जिसको बोलते हैं, वो उन्हें अर्धवृत्ताकार या ठोस रूप में परिवर्तित करना, कि वो तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस से निकाल देते हैं उसको उस तेल के अंदर से, तो वो क्या होता है, जम जाता है। तो जिस वनस्पति, उसे वनस्पति या वनस्पति घी कहा जाता है। हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया के दौरान असंतृप्त वसा संतृप्त वसा एसिड और ट्रांस एसिड में बदल जाता है, जो कि खतरनाक होता है। संतृप्त वसा और असंतृप्त गैर संचारी रोगों जैसे कॉरोनरी रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कैंसर, मोटापा सबके जोखिम का कारण है। तो मैं तो बिल्कुल ही मना करती हूँ कि वनस्पति घी तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, वो सबसे बेकार होता है। वयस्कों में वनस्पति घी की उपयोग सीमित होना चाहिए। इसका उपयोग ज्यादातर बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और स्नैक्स आदि में किया जाता है। इसीलिए मना करते हैं ना कि ये सब बाहर की चीजें नहीं खाओ, अपने घर में देसी घी का बना के खा लो, तेली का बना के खा लो, उससे तो बेटर है बहुत ज्यादा, ठीक है। वसा सेवन को निम्नलिखित के माध्यम से कम किया जा सकता है। कि किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इसके हम तरीके देखते हैं, आइए। भोजन कैसे पकाया जाता है, इसमें बदलाव करना है। जैसे कि वनस्पति तेल में नहीं बनाना है, ठीक है, पशु के तेल में नहीं, मांस और वसा वाले भाग को हटा दो, ठीक है। और भूनने के बजाय उबालना, भाप में पकाना या सेकना, उसको भूनो मत। भूनने से क्या होता है, उसकी सारी चीजें जो है ना, उसके पौष्टिक तत्व अधिकतर खत्म, बहुत न्यून मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में वो रह जाएंगे उसके अंदर, बाकी सारा वो बेकार हो जाएगा और वो पचने में क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसके बजाय उबाल के, भाप में पका के या फिर सेक के उसको यूज करो। खाना जो बनाना उसके तरीके को। ट्रांस वसा जैसे वनस्पति घी से तैयार किया गया, इन सब चीजों के खाने से बचो, वो सब चीजें यूज में नहीं लो, और है ना डालडा घी में खाना नहीं बनाओ। अधिक मात्रा में संतृप्त वसा जैसे कि पनीर, आइसक्रीम, वसायुक्त मांस, ताड़ का या तिल का तेल, घी, सूअर वगैरह की चर्बी, ऐसे वाले खानों को सीमित कर दो, और हो सके तो कट ऑफ ही कर दो, अपना बहुत अच्छा रहेगा आपका सब कुछ। संतृप्त वसा जो कि मांस, मक्खन, ताड़, नारियल, क्रीम, पनीर, घी, सूअर की चर्बी में पाया जाता है, कि बजाय असंतृप्त वसा लो आप, जैसे कि मछली है, एवोकाडो है, नाशपाती, मेवा, सूरजमुखी, राई, जैतून, तिल वगैरह, इन सब में पाया जाता है, तो उसको प्राथमिकता दें और इन सब चीजों को कट ऑफ कर दें, या नहीं हो सकता तो कम अवश्य कर दें, ठीक है। नमक का उपयोग,
सोडियम और पोटेशियम। नमक आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ज्यादातर लोग नमक की मात्रा नहीं जानते कि कितना खाना चाहिए, सब नहीं जानते हैं कि वे कितना नमक खाते हैं। अधिक नमक और अपर्याप्त पोटेशियम का सेवन 3.5 ग्राम से कम उच्च रक्तचाप में योगदान करता है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। 3.5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, मतलब एक चम्मच में पूरा नहीं। तो छोटी एक अपनी खाने की चम्मच होती है, वो भी पूरा नमक हमारे लिए नहीं बना है, हमारी बॉडी के लिए उससे कम ही होना चाहिए, जबकि हम उससे ज्यादा ही खा जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का उपयोग की सिफारिश की जाती है। 5 ग्राम मतलब एक चम्मच, और हम तो शायद ज्यादा ही खा जाते होंगे। और जो आपने देखे ना स्नैक्स जो होते हैं, फूड जो होते हैं, पैक्ड फूड जितने भी होते हैं, उन सब में नमक बहुत होता है। तो जो वो मात्रा है ना 5 ग्राम, 10 की जगह 15 ग्राम भी खा लेते हैं हम लोग, अगर हम उस तरीके का खाना खा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं होंगे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स, क्यों नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे ही ना, क्योंकि आप तो खाना पीना वसा युक्त भी, नमक भी, सब कुछ हम लोग यूज करेंगे। तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं आजकल क्या हो गया, बहुत छोटे छोटे लोगों को कम एज में ये सारी चीजें होने लगी हैं। होने इसलिए लगी हैं कि दिनचर्या ऋतुचर्या का हम पालन नहीं करते हैं, आहार संहिता का पालन हम नहीं करते हैं, योग व्यायाम हम कुछ करते नहीं है, और खाना पीना हमारा कुपोषित है, बिल्कुल पोषण ही नहीं है उसके अंदर। अब जो आप बिना पोषण वाला खाना खाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं ना। कब तक आपकी बॉडी चलेगी? इसलिए ठीक है। नमक के उपयोग से निम्नलिखित के माध्यम से कम किया जा सकता है इनको। खाना पकाने के दौरान अधिक नमक के उपयोग पर प्रतिबंधन। आप ध्यान रख के डालें कि इतना नहीं, इससे अगर थोड़ा सा एक चुटकी रोज कम डालेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से प्रबंधन किया जाए। एक साथ से तो आप ऐसा नहीं कि 3 चम्मच नमक किसी चीज में डालते हैं तो आप 2 चम्मच डाल के खा लेंगे या 1 चम्मच, नहीं। धीरे धीरे अगर एक एक चुटकी कम करेंगे तो जरूर एक दिन 2 चम्मच पे और 1.5 चम्मच पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। मेज पर नमक नहीं रखना। मेज पे नमक रखना तो सबसे बड़ा जैसे पाप है। ऊपर से नमक कभी भी किसी भी चीज में डाल के नहीं खाना चाहिए, वो आपको नुकसान ही करता है हमेशा। और जैसे लोग बात करते हैं ना, फल सलाद सब्जियों के अंदर ऊपर से चाट मसाला नमक उस पर स्प्रिंकल करते हैं, मतलब डालते हैं छिड़क के फिर खाते हैं, नहीं। वो जिस रूप में है उस रूप में आप उनको खाइए, तभी वो आपको ज्यादा फायदा करेंगे। ये नमक वमक डाल के चाट मसाला डाल के ना, उनकी जो गुण धर्म होते हैं ना, हम उनको कम कर देते हैं। इसलिए जो तरीका है खाने का और बनाने का, वो भी बहुत जरूरी है जानना। न कि ये कि आप पोषक भोजन ही खा रहे हैं और आप खाने का तरीका क्या है, आपके बनाने का तरीका क्या है, अगर वो गलत है ना तो उस अच्छे पोषण वाले भोजन का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता, वो भी बेकार ही हो जाता है। तो पहले से तैयार पकवान में अतिरिक्त नमक न डालना। पहले से अगर खाना बना है और उसमें कई बार ऐसा होता है ना कि नमक कम रह जाता है किसी चीज में, तो लोगों की क्या हैबिट होती है कि ऊपर से लाओ नमक डाल के फिर खाएंगे। नहीं, अगर कम रह गया ना तो एक दिन कम ही खा लो, कोई बात नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर जो आपने ऊपर से मिलाया है ना नमक, बिना पका हुआ नमक, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वो हाई बीपी का सबसे बड़ा रीजन है। नमकीन स्नैक्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि पापड़ अचार वगैरह, इन सब में क्या होता है, तेजी नमक होता है। सॉस, नमकीन बिस्कुट, चिप्स, पनीर, नमकीन मछली वगैरह, ये सब क्या है, ज्यादा नमक का सेवन करना, हमें ज्यादा सोडियम का इंटेक हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत नुकसान देता है। ताजे फल और सब्जियों के सेवन से पोटेशियम बढ़ जाता है। इस तरह से पोटेशियम सोडियम के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। ताजे फल और सब्जी आप खाओगे तो पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा। पोटेशियम आपकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, सोडियम की मात्रा को बैलेंस कर देगा। तो इसलिए भी कहते हैं कि फल और सब्जी खाओ। और आप फल और सब्जियों के अंदर, मतलब सलाद और फल के अंदर भी नमक और चाट मसाला डाल के खा रहे हैं, तो वो पोटेशियम को कैसे बैलेंस करेगा? वो तो वहीं आधा बैलेंस खुद ही हो गया। तो इसलिए फल और सब्जी जिस रूप में है उस रूप में खाएं। फल की फ्रूट चाट नहीं बनाएं, फल को फल के रूप में खाएं और सब्जी को सलाद के रूप में खाएं। ठीक है ना? तो वो बैलेंस करेगा आपके सोडियम को, नहीं तो वो भी फिर और बढ़ाने का ही काम कर रहा है। नमक, कम नमक वाले उपयोग पदार्थों को चुने, आप उत्पादों को चुने। खाने में नमक केवल आयोडीन वाला ही प्रयोग करें और उससे भी नमी से बचाने के लिए डिब्बा बंद करके टाइट एयर कंटेनर जो होता है ना, एयर टाइट कंटेनर्स, उनके अंदर रखें। चूड़ी वाला, जैसे जिसमें आप ऐसे ऐसे करके लगाते हैं, जबकि ऐसे करके जो लगाते हैं उसके अंदर फिर भी थोड़ी थोड़ी एयर जाती है, पर जो ऐसे चूड़ी करके बंद करते हैं उसके अंदर वो एयर टाइट हो जाता है और फिर उसके अंदर एयर नहीं जाती है, वो ज्यादा ठीक रहता है। शर्करा, मतलब चीनी वगैरह जो है, शर्करा आहार तैयार करने के दौरान या बनाने वाला उपभोक्ता के द्वारा पेय पदार्थों में डालने के साथ साथ शहद, सिरप, फलों के रस में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती है। तो जो हम शहद खाते हैं, शहद तो एक कंप्लीट फूड है। जैसे कि
ये अपना मिल्क एक कंप्लीट फूड है ना, वैसे एक शहद भी कंप्लीट फूड है। 84 में से 83 तरह के न्यूट्रिएंट्स जो खनिज तत्व होते हैं ना, छोटे छोटे, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, वो होते हैं। पर होना शहद प्योर चाहिए, ये बाजार वाला नहीं, वो तो फायदा नहीं करता, वो तो नुकसान करता है और ज्यादा। वो तो सोचो आप चीनी खा रहे हो दोबारा। और जो ये फल वगैरह हैं, फल इनके अंदर भी मीठा होता ही है, सुक्रोज होता है, उनके अंदर फ्रक्टोज होता है। ये सुक्रोज है जो चीनी होती है, और फ्रक्टोज है, सुक्रोज कठिन होता है पचाने के अंदर, फ्रक्टोज इजीली डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि ये वो प्राकृतिक रूप से होता है, इसलिए हमारी बॉडी जल्दी उसको एडजस्ट कर लेती है और अच्छी तरह से धीरे धीरे पचाती है, नुकसान नहीं करता है वो कभी भी। प्रत्यक्ष शर्करा दंतक्षय और दंतक्षय का जोखिम बढ़ाते हैं। आपने देखा जो बच्चे ज्यादा टॉफीज, कैंडीज, आइसक्रीम्स खाते हैं, उनके सारे दांत काले काले होके, बोलते हैं ना उसको, कौन सी बीमारी बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मुझे नाम नहीं आता है उसका। तो बच्चों के सारे टीथ है ना, यहाँ से ब्लैक हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं, अंदर दांतों में छेद हो जाते हैं, वो हम दांतों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे मकोए की बीमारी हो जाती है, पायरिया छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, अंदर सड़न गलन रहने लग जाती है। टॉफी खाते खाते सो गए, ब्रश करानी उन्होंने शाम को, रात को सोने से पहले। तो ये ज्यादा मीठा खाना, मिठाई, कैंडीज, टॉफीज, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, ये सब चीजें क्या है, दांतों को सड़ाने का काम करती हैं और अधिक वजन और मोटापे को भी उत्पन्न करती हैं। प्रत्यक्ष शर्करा का सेवन कुल ऊर्जा उत्पादन के 10% से कम होना चाहिए। प्रत्यक्ष शर्करा 10% से भी कम होनी चाहिए। शर्करा सेवन को निम्नलिखित माध्यम से कम किया जा सकता है। कैसे कम कर सकते हैं, आओ देखते हैं। अत्यधिक मात्रा में शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए, चीना मीठी वाला पेय, शक्कर, स्नैक्स और कैंडीज वगैरह। और जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना, शुगर ही शुगर होता है, उस पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो भी बहुत नुकसान करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। स्नैक्स की बजाय ताजे फल और कच्ची सब्जियों को स्नैक्स के रूप में खाएं। इन सब तरीके के स्नैक्स के बजाय आप स्नैक्स खाएं तो फ्रूट खाएं, आप सलाद खाएं, आप अंकुरित अन्न खाएं, आप मखाने रोस्ट करके खाएं, आप मूंगफली रोस्ट करके खाएं, आप भुना चना खाएं, आप किशमिश खाएं उसके साथ में, या आप मुरमुरे खाएं। तो वो सब चीजें क्या हैं, वो एक हेल्दियर स्नैक्स हैं जो कि आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेंगे। जबकि ये वाले जो स्नैक्स हैं, जो वेफर बंद करे हुए केन्ड फूड और पैक्ड फूड होते हैं, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। साबुत अनाज का क्या सीन है, चलो देखते हैं। साबुत अनाज में अनाज के सब खाने योग्य भाग जैसे होते हैं, बीज, चोकर और उसका भ्रूण वाला जो एंडोस्पर्म वगैरह सब होता है, वो सब खाने लायक होता है। तो उसमें जो जैसे कि साबुत अनाज, भूरा चावल, जई, प्रसंस्कृत मक्का, बाजरा से भरपूर आहार हृदय रोग, मधुमेह, टाइप 2 सब प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करता है, सब तरह की बीमारियों में फायदा करता है ये मोटा अनाज हमारा। और जो हम आटा पिसवाते हैं किसी भी चीज का, बहुत बारीक नहीं होना चाहिए, इसलिए मैदा के लिए मना किया जाता है। मोटा आटा थोड़ा होना चाहिए जो उसको लगाने में अच्छी तरह से वो पानी को भी एब्जॉर्ब करे, और आपकी वो फाइब्रस भी होता है, तो वो पचने में भी इजी होता है। जितना पतला बारीक आटा, मैदा, बारीक बेसन, ये सब चीजें क्या है, आंतों में चिपकती हैं और पचने में देर लगाती हैं, और मोटा अन्न पचने में जल्दी पचता है, तो मोटा आटा जल्दी पचता है। साबुत अनाज युक्त आहार नियमित मल त्याग के लिए रखने के लिए और बृहद आंत के स्वस्थ जीवाणुओं के विकास को बढ़ाने में मदद करता है। देखो हमने पहले भी पढ़ा था, वापस ही आ गया कि बड़ी आंत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और बड़ी आंत में जो जीवाणु होते हैं पीछे की साइड में, उस सब के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको भी बनाए रखने के लिए मदद करता है साबुत अनाज जो होता है। और रेगुलर मल, क्योंकि फिर उसके अंदर फाइबर होता है, साबुत अनाज के अंदर जो उसके फाइबरस पार्ट होता है, उससे आपको जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है। पानी मानव शरीर के वजन को लगभग 70% है। हमारी बॉडी का जो पार्ट है, हमारी बॉडी में जो सब कुछ है, उसका 70% तो पार्ट पानी ही है, और बाकी की सारी चीजें अलग अलग है। तो पानी पसीना, पेशाब और मल के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होता है। बाहर कैसे निकलता है, पसीना आएगा तो आपको टॉयलेट आएगा, आपको जो मल त्याग कर रहे हैं वो उसमें उत्सर्जित होता है, उसी से निकलता है। और प्रतिदिन तरल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल हमें पीना चाहिए। अच्छा साफ पानी, या तो फिल्टर का, और नहीं तो फिर बॉईल करके छान के ठंडा करके पीजिए उसको। दूध सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक पौष्टिक पेय आहार। जो दूध है, अच्छा दूध, वो एक पौष्टिक पेय पदार्थ है, आहार संपूर्ण आहार होता है, और हमारे शरीर को
पुष्टि प्रदान करता है। दुग्ध प्रोटीन अधिकांश शाकाहारी आहारों में मूल्यवान और अनुपूरक आहार है। मूल्यवान है, इसमें सबसे प्रोटीन ज्यादा होती है, और अनुपूरक है। आप देखिए कि है ना, इसमें आयरन का थोड़ा कम होता है पर कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और दूध जो है कि हड्डियों को, मजबूत हड्डियों के निर्माण में मदद करता है। इस प्रकार दूध प्रोटीन, वसा, शर्करा, विटामिन और खनिज का एक अच्छा स्रोत है, इसीलिए इसको कंप्लीट फूड बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी ही पूर्ति कर देता है। बहुत सारे बच्चे ही होते हैं ना, खेलते खेलते सो जाते हैं, तो बोलते बेटा खाना नहीं खा रहा था, दूध तो पी के सो जा, दूध ही बहुत है। तो वो उसमें सारे खनिज लवण वगैरह, उसको कैल्शियम, आयरन, विटामिन सब मिल गया, तो वो आराम से बच्चा, उसको रात भर की इसकी नींद और उसका जो पोषक तत्व उसको जो चाहिए वो पूरा हो जाता है। टोंड दूध जो है वो हल्का दूध, वो कैसा होता है? प्राकृतिक दूध और बने हुए दूध का मिश्रण है ये। इसमें पानी का एक हिस्सा होता है, प्राकृतिक दूध का एक हिस्सा होता है, और स्किम दूध की शक्ति होती है। 1/8 हिस्सा होता है। दूध की वसा संतृप्त प्रकार की होती है। जो लोग कम वसा वाले आहार पर रहते हैं, ये वे मलाई रहित इस स्किम्ड मिल्क को सेवन कर सकते हैं। इसमें वसा कम होता है क्योंकि वो निकाल लिया जाता है। शाकाहारी दूध, कुछ वनस्पति खाद्य पदार्थों से भी दूध तैयार होता है, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, आमंड ऑयल, आमंड मिल्क भी होता है, मतलब बादाम वाला दूध। बादाम से ही दूध बन जाता है, बादाम का दूध होता है, बादाम वाला नहीं। से तैयार दूध को वनस्पति दूध कहा जाता है, और इसके उपयोग से दूध पशु दूध के बदले किया जाता है। तो वो कोकोनट मिल्क भी होता है, जो नारियल का दूध होता है वो भी बहुत फायदेमंद होता है। वो सब क्या है, वनस्पति दूध के अंदर आते हैं, वो शाकाहारी दूध होते हैं। मूंगफली, सोयाबीन, अपना आमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क, ये सारे क्या है, वनस्पति दूध हैं। शीतल पेय, सॉफ्ट पदार्थ, ये निम्नलिखित प्रकार के हैं। शीतल पेय हमें क्या क्या हम पी सकते हैं? प्राकृतिक शीतल पेय क्या है? फलों के रस हैं वो और जैसे अपना नींबू पानी, छाछ, शिकंजी, ये सब क्या है, शीतल पेय पदार्थ है हमारे नेचुरल। ये ऊर्जा के साथ साथ कुछ विटामिन, जैसे कि बीटा कैरोटीन, विटामिन सी आदि हमें प्रदान करते हैं, और खनिज जैसे कि प्रोटीन, पोटेशियम और कैल्शियम भी देते हैं। प्राकृतिक फलों के रस में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, और ये उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा पेय पदार्थ है। जो रस होता है फलों का, वो हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप छाछ वगैरह पी रहे हो तो उसके अंदर तो कैल्शियम है ही, आप भी सब लोग जानते हैं। नींबू वगैरह ले रहे हैं तो उसमें विटामिन सी वगैरह की मात्रा है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर क्लिनजिंग का काम करती है और शरीर को साफ रखती है। कृत्रिम और सिंथेटिक पेय पदार्थ कैसे क्या है? तो इनमें क्या है, परिरक्षक होते हैं, कृत्रिम रंग होते हैं, स्वादों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। आमतौर पर में कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, जो कि दांतों के लिए बहुत खराब होता है, एनेमल खराब कर देता है। अगर आपने देखा होगा, बहुत कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा कोला और वो पेप्सी वगैरह पीते हैं ब्लैक कलर का, तो उनके दांतों का कलर भी बिल्कुल पीले से भी बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है उनका कलर। तो वो दांतों की जो ये एनेमल होता है ना, एनेमल बोलते हैं, ये जो व्हाइट वाला, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये जो पतली लेयर है वो हमारे दांतों को सुरक्षित रखती है, वो खराब हो जाती है उससे, तो उससे दांत भी खराब हो जाते हैं, इसलिए उसे नहीं पीना चाहिए। एक तो उसमें शुगर है, दूसरा वो एनिमल भी खराब करता है। तो दो बुराइयां मैंने बता दी, और उसके अंदर क्या है, प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है। तीसरा भी बुराई मैंने आपको बता दी। तो ये पीने ही नहीं चाहिए। अपने पास बहुत अच्छे अच्छे पेय पदार्थ हैं, गन्ने का जूस पियो, किसी का भी जूस पियो, मिक्स फ्रूट का जूस पियो, अपने घर में अच्छे अच्छे रस बना के पियो आप, और नींबू पानी पियो आप, छाछ पियो, शिकंजी पियो, वो बना के पियो ना, ये क्यों पीना है, तो बेकार चीजें। नारियल पानी पी लो आप, वो भी बहुत बढ़िया है। पेय पदार्थों के लिए श्लेष्मिक पेय पदार्थ, सिंथेटिक की बजाय छाछ, लस्सी, फलों का रस और नारियल पानी बेहतर विकल्प है। मैंने बताई थी कि इनको तो पियो ही मत, और इनको पी लो, ये सबसे अच्छे हैं, क्योंकि इनसे हमें पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं। ठीक है, कल करेंगे हम बाकी के आगे की बात, चाय कॉफी और ये सब चीजें कैसी हैं, स्पोर्ट्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, टाइम हुआ जा रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। और देखिए, अभी ये खत्म हो रहा है इसका सिलेबस, हो सका तो मंडे से हम न्यू अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। हम आपको पढ़ाएंगे फिर फर्स्ट एड इसके बाद में। तो सभी अपनी पीडीएफ की कॉपीज वगैरह निकाल लेना, ताकि फिर आपको पढ़ने में परेशानी ना हो, ताकि आप पहले से पढ़ लो। और वो सब चीजें आपको अच्छे से समझनी और पढ़नी भी जरूरी है। पहले से भी पढ़ के आओ, और फिर कुछ समझ में नहीं आया तो साथ के साथ पूछो, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है फर्स्ट एड वगैरह की। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ? कोई क्वेश्चन है? नहीं है जी? हेमंत जी कराएं फिर, शांति पाठ करते हैं हम, और आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। कल वापस से मिलते हैं जी।
सर्व कुशल प्रार्थना करेंगे। ओ सर सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। मैं सबको सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं, पढ़ के आइएगा, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है।